This is paper 4, E-level economics, May June 2023, variant 1. पेपर 4 एंड वेरिएंट 1. ओके, तो हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन ए को हमने स्टार्ट किया. आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1. कंपटीशन, मोनोपोली एंड द मार्केट. कंपटीशन, मोनोपोली एंड मार्केट. सही है. दिस इज प्रॉब्ली द market structure. Firms are sometimes thought of as machines. Inputs go in and products come out. Simply production. However, it matters how powerful these firms are allowed to become. It depends on the government policy. कि गवर्नमेंट कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, क्या लीनियंसी देती है कि वो पावरफुल हों या उनकी पावर को कर्टेल किया जाए. तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है पॉलिसीज बनाना. कंपटीशन लॉ, द लॉ दैट गवर्न्स हाउ फर्म्स कॉम्पीट इन द मार्केट, हाउ दे मे exert their power, and how when they may join forces, has not prevented high concentration ratios in many industries. अब कंसंट्रेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? मार्केट शेयर हेल्ड बाय द टॉप 5 फर्म्स, टॉप 3 फर्म्स या टॉप लार्ज फर्म्स. वो हमें बताता है कि कंसंट्रेशन रेशियो क्या है इस मार्केट का. जितना कंसंट्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा उतना कंपटीशन कम होगा, और जितना कंसंट्रेशन रेशियो कम होगा उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा. Global monopolies have created in the name of free market capitalism. Mergers have been approved and monopolies tolerated under the assumption that they are efficient. Efficient का मतलब क्या होता है? Economic efficiency, allocative and productive efficiency. सही है. इस पैराग्राफ में मोनोपोली एंड एफिशिएंसी की बात की हुई है. सही. इसमें कंपटीशन पॉलिसी की बात की हुई है, कंपटीशन लॉ, सॉरी. एंड इन नेक्स्ट पैराग्राफ, कंपटीशन लॉ इज बीइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ नैरो सेट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर. मतलब कंपटीशन लॉ है, उसका नैरो पब्लिक इंटरेस्ट है, वो सिर्फ इस पे फोकस करता है कि कंज्यूमर को वेलफेयर पहुंचाना है. और इसको टेस्ट कैसे किया जाता है? अप्लाइड बाय द लॉ इज वेदर एनी चेंज विल रिजल्ट इन लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर, थस इज बेनिफिशियल. मतलब इन शॉर्ट ये यही कह रहे हैं कि अगर प्राइस कम हो जाती है, कंज्यूमर को सस्ता मिलता है, वो पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है, तो इसीलिए कंज्यूमर को वेलफेयर होगा. इसके अलावा नॉन प्राइस बेनिफिट्स या नॉन प्राइस फैक्टर्स को वो कंसीडर नहीं कर रहा. दिस इज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मोनोपोलाइज द रिजल्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर बिकम्स. मतलब वो मोनोपोली के अलावा है कि इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो. The logic that focuses consumer prices is flawed. This can be seen in the impact of firms on the environment. Prices do not capture the negative externalities of production. As we know, that's the reason of market failure, for which neither the producer nor the consumer pays. This is from market failure. External cost and external benefits are not covered. Say, low consumer prices are not adequate indicator of consumer welfare. Yes, this is the one of the flaw of market failure. The low price, low wage spiral keeps pushing for cheaper goods and services to increase the profitability of the firm. The result is that workers are paid less. Low prices cause unequal bargaining positions between powerful employers and workers, and between powerful buyers and small independent suppliers. This is talking about labor market, I guess. Reference from labor market, and this is reference from between powerful buyers and small independent suppliers. Perfect competition, if I'm not wrong. कि बायर्स के पास पूरी पावर है, स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर्स हैं,
Regulation has a role to play in protecting consumers from the worst abuses of market power by firms. There needs, however, to be new competition law that promotes free market rather than desires of the monopoly firms. मतलब रेगुलेशन का काम क्या होता है? कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाना, उसको एक्सप्लॉइटेशन से अवॉइड करवाना, कोई इरेगुलरिटी हो रही है, कोई इनएफिशिएंसी हो रही है जो सोशली डिज़ायरेबल नहीं, उसको अवॉइड करवाना. तो कंपटीशन लॉ को हमें ब्रॉड करना पड़ेगा. पहले क्या था? नैरो था, यहाँ पे लिखा हुआ था. सही. अब हमें इसको ब्रॉड करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि मोनोपलीज से कंट्रोल ट्रांसफ़र करके छोटी छोटी फर्म्स के पास जाए, जिससे कंपटीशन बढ़े, प्राइस कम हो जाए. इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर. मतलब दोनों इकोनॉमिक सेक्टर में बैलेंस होना चाहिए. सही. और ये केस है अपना RSS जर्नल इशू 3 2020 P32. ये मतलब इसने हमें सोर्स दिए. तो जो इकोनॉमिक्स ए लेवल्स की जो केस स्टडी होती है ना, इट्स नॉट लाइक अ बिजनेस केस स्टडी जो अज्यूम की जाती है या खुद बनाई जाती है. इट्स फ्रॉम द रियल इकोनॉमिक इवेंट एंड ड्राफ्ट इज टेकन आउट फ्रॉम देयर एंड देन इट इज given or provided you in the paper to attempt, and how this practically works with the economic theory we have studied. अच्छा जी. सबसे पहला सवाल क्या है? द आर्टिकल रेफर्स टू द कंसंट्रेशन रेशियो. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंसंट्रेशन रेशियो एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. कि भाई उसका मतलब समझाओ और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. इट्स प्रोबेबली द फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन. फॉर्मूला और इसमें डेफिनेशन एंड वो क्या मेजर करता है. जैसे हम ES में इलास्टिसिटीज़ को डिफाइन करते थे, फॉर्मूला बताते थे, उसके साइन पे कमेंट करते थे, किस तरीके से कैलकुलेट होता है. दिस इज सिमिलर टू लाइक दैट. सही. तो इसने हमसे कॉन्सेंट्रेशन रेशियो की बात यहाँ पे की थी फर्स्ट पैरा में, और मैं इसको डिस्कस कर भी चुका हूँ. तो लेट्स डू दिस. कॉन्सेंट्रेशन रेशियो. तो इसमें क्या होता है? इट इज द सम ऑफ मार्केट शेयर ऑफ टॉप लार्ज फर्म्स in the industry. मतलब जितनी भी बड़ी फर्म्स है इनके सारे मार्केट शेयर को कंबाइन करके हम कॉन्सेंट्रेशन रेशियो निकालते हैं. 3 रेशियो होता है, 5 होता है. CR कॉन्सेंट्रेशन रेशियो यूजुअली 3 to 5 होता है. if it is above 60%, this indicates high concentration ratio. High concentration ratio, which means low or weak competition in market or industry. सही है. हमने उसको डिफाइन कर दिया, बोला अगर 60% से ऊपर है तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, और उसका उल्टा इफ इट इज लेस देन 30%, this indicates high competition among firms. As a result, low price and
consumer have more power in market. ये जो 60-50 होता है ना, वो ये यूजुअली ओलिगोपली मार्केट होती है. यूजुअली ओलिगोपली मार्केट होती है. सही है. अगर ये सिंगल फर्म के पास 50-60% है तो वो मोनोपली होती है. सही है. हमने उसको डिफाइन कर दिया, हमने उसको उसकी रेंजेस बता दी, 60% से ज़्यादा हो, कम हो. तो ये क्या होता है, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन रेशो. सही है. सम ऑफ all large firms sell sum of the industry sale into 100. तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन रेशो आ जाएगा, एनी नंबर. सही. अब सेल्स से भी कर सकते हो या डायरेक्टली उनका मार्केट शेयर इंडिविजुअली निकाल के उनको भी ऐड करके आप आंसर दे सकते हो. बट दिस इज द फॉर्मूला, दिस हाउ यू कैलकुलेट. फॉर दिस यू विल बी गेनिंग 4 मार्क्स होपफुली, एज हमने उसको डिफाइन किया, उसका मतलब समझाया, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाया. अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई मसला नहीं है. Now let's move to the another question. Explain करना है, मतलब भी समझाना है और explain भी करना है. Usually analysis with an example भी देनी है. Whether मतलब supporting and non-supporting. The article is correct in saying that neither the producer nor the consumer pays for the negative externalities. Okay. 4 मार्क का सवाल है. पहले तो सबसे पहले हमें ये समझाना पड़ेगा व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, या एक्सटर्नैलिटी है क्या. सही. फिर उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ करेक्ट इन सेइंग दैट द नाइदर प्रोड्यूसर नॉट द कंज्यूमर पेज फॉर द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़. ये भी इसको हमें बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था. द लॉजिक दैट फोकसेस ऑन कंज्यूमर प्राइसेस फ्लॉट दैट कैन बी सीन इन द इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, यानी प्रोडक्शन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. प्राइसेस डू नॉट कैप्चर द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच नाइदर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर पेज. सही. तो लिखते हैं हम इसको. दिस इज पार्ट बी. Externalities are the third party cost and benefits. Externalities, as this can be positive. Externalities are the third party costs and benefits. Negative externality are the third party cost which are incurred by the producers or consumers to the third party, which those who have not direct
interaction, either in consumption or production of good and service, or production of good and service. इसको अभी हमने डिफाइन कर दिया कि एक्सटर्नैलिटी होती क्या है, उसका मतलब भी समझा दिया. डिफाइन एंड एक्सप्लेन वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे कहा था कि एक्सटर्नैलिटी को तो हमने समझा दिया. अब हम इसकी इस बात पे आते हैं, whether the article is correct saying that the neither producer nor the consumer pays for the negative externality. अभी हमें इस पे बात करनी है. इस पे हमने इसने बोला था कि जो फर्म्स के इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट है वो कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी. एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल dumping of industrial waste into sea water destroys marine life, which harms to the environment, and nobody pays for it. Nobody pays for it, either in the form of price or penalty to government. ये हमने एग्जाम्पल भी दे दी कि भाई ये दिस इज नेगेटिव प्रोडक्शन externality. You might feel कि these answers are lengthy, but this is good length. एक नॉर्मल बंदा पेपर में बैठा होता तो एग्जैक्टली वो इसी तरीके से काम कर रहा होता. तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम अटेम्प्टिंग दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. सही है. तो पहले हमने एक्सटर्नैलिटीज़ को बता दिया, उसकी एग्जाम्पल भी दे दी जैसे उसने क्वेश्चन में कहा था. अगर आपको लगे कि भाई प्रोडक्शन की तो बता दी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्या कंजम्पशन की बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ छोड़ रहे हो तो यू मस्ट एक्सप्लेन. कोई सिंपल सी एग्जांपल दे दो, पैसिव स्मोकिंग की दे दो. फॉर एग्जांपल in a group of 3 persons, in a group of 3 people, if A is smoking, if person A is smoking and other 2 are just having conversation but not smoking, indirectly they are passively smoking, as they have to bear or inhale that smoke too, which can also harm their health in long run. But the smoker does not
compensate that hazard. तो ये जो पैसिव स्मोकिंग की जो कॉस्ट है ना वो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी में आती है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. खैर मैंने तो काफ़ी लिख दिया इस पर, बट सही है. यू कैन डू हाउ यू लाइक इट. We have done with this. Now we are going to the part C. Apart from negative externalities, जो अभी हमने पहले सवाल में से बात की, describe 2 reasons why article says increased concentration in an industry may not improve consumer welfare. बहुत सिंपल सी बात है, 4 मार्क का सवाल है और 2 मार्क इसने मुझे बता दिए कि भाई 2 रीज़न बताओ. 1 मार्क उसका दूंगा, 1 मार्क उसका दूंगा, 1 मार्क फर्दर डेवलप करने के दूंगा, तो हो गए 4 मार्क्स. देखो कॉन्सेंट्रेशन रेशो जब बढ़ता है ना तो इसका मतलब क्या, मोनोपोलाइजेशन हो रही है. मोनोपोलाइजेशन से क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं. और दूसरा रीज़न ये हो सकता है लो लेबर मार्केट में कि भाई लो प्राइजेस, लो वेज, तो लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है, बेटर हेल्थ केयर नहीं होता, ये सारी चीज़ें, या चॉइस कम होती है. दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी कैन हाईलाइट. एक तो ये वाला हो गया मोनोपलाइजेशन वाला, तो इसको मैं पार्ट सी को यहाँ लिख लेता हूँ. पार्ट सी रीज़न. और इसमें ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना होता है, कोई इतना इंट्रो वगैरह देना नहीं होता. रीज़न 1 क्या है, मोनोपलाइजेशन. What does the monopoly do? क्या पढ़ा था क्वेश्चन में हमने, सही है. एक्सटर्नल कॉस्ट को कवर नहीं करती और ये सारी चीज़ें. एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर नॉट कंसीडर्ड. सही है. दे चार्ज, एक दफ़ा क्वेश्चन को और पढ़ लूँ. Apart from negative action, describe 2 reasons why the article says increased concentration in an industry may not improve consumer welfare. Okay. Concentration रेशो बढ़ जाएगा तो मोनोपलाइजेशन होगी. As they charge higher prices for merit goods which are socially desirable, desirable, that has to be more consumed and produced. But due to monopoly power, it is not possible. As article said, the definition of public interest is narrow. सही. Now we are going to reason 2. आइडेंटिफाई किया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया. रीजन 2 क्या बन सकता है? ओके. Which low prices are not adequate indicator of the price firm. Unequal bargaining power position, powerful employers and workers. Unequal bargaining positions
unequal bargaining positions between employer and labor. पावरफुल एम्प्लॉयर, ये रीजन है. As worker does not have power on wage negotiation with the powerful employer, as they have no other options to work or negotiate wages. As a result, they end up earning less, which only covers their transfer earning, but not contribute to better life. I think that's enough identifying both reasons and explaining them as well. Now the last part is left. Let's do this. Okay. The article says that monopolies are tolerated because they are efficient. तो इसने एक बात की कि भाई आर्टिकल कह रहा है मोनोपोलीज को बर्दाश्त किया जा सकता है क्योंकि वो अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है. पहले हमें बताना पड़ेगा एफिशिएंसी होती क्या है, फिर हम उसको क्रिटिसाइज या जज कर सकते हैं ना कि भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या. तो यूजुअली जिस टाइप की एफिशिएंसी की बात होती है ना, वो हमारे पास इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है. एफिशिएंसी refers to the production at lowest cost but without incurring any wastage. Thus, this is also known as economic efficiency. Economic efficiency क्या होती है? कम से कम कॉस्ट पे बनाओ और बिना किसी चीज़ को ज़ाया करके बनाओ, तो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है. इट कंटेन्स allocative and productive efficiency. क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में हमने किसी भी स्ट्रक्चर को असेस किया है तो मोस्टली इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बेसिस पे ही किया है. दूसरी एफिशिएंसीज भी होती हैं, डायनामिक भी होती है, परेटो ऑप्टिमैलिटी भी होती है, टेक्निकल एफिशिएंसी भी या डायनामिक एफिशिएंसी का पार्ट है तो उस पर किया है. तो लेकिन इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले ना मैं एलोकेटिव को बताता हूँ. एलोकेटिव efficiency is determined by the interaction
with consumer choice and producers preference to produce. It means when the additional benefit to consumer equals to additional cost incur by the producer of that good means marginal benefit equals to marginal cost. Condition of allocative efficiency. अब इसमें ना मुझे इसकी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना उसने कहा नहीं था, तो मैं बस उसकी स्टेटमेंट को बता रहा हूँ कि भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एलोकेटिव एफिशिएंसी होती क्या, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. is the efficiency of production process at lowest cost, and it's at AC equals MC. इस तरीके से होता है ना, डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं दिखा देता हूँ. डॉलर क्वांटिटी, दिस इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की कंडीशन. सही है. अब इसकी मैंने ये वाली स्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई कर ली कि द आर्टिकल्स इज मोनोपोलीज आर टॉलरेटेड एंड एफिशिएंट. ये तो मैंने समझा दी. एफिशिएंसी समझाइए, एलोकेटिव समझाइए, प्रोडक्टिव समझाइए, तो इसके यूजुअली 3 to 4 मार्क्स होने चाहिए. सही. Assess with the help of diagram whether economic theory supports the idea that monopolies are efficient. Efficiency तो मैंने समझा दी, मेरे वो मसला ख़त्म हो गया. अब डायग्राम बनानी है, whether economic theory support that idea monopolies are efficient. डायग्राम किसकी बनानी है? अच्छा सवाल है, लेकिन मोनोपोली की डायग्राम बनानी है. अच्छा, ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स वाइल ड्राइंग डायग्राम्स. अब ये मैं मोनोपोली की डायग्राम बना रहा हूँ. डॉलर क्वांटिटी, ये खराब बन गया. This is AR, relatively inelastic, equals to demand, and this is MR, marginal revenue. अब मैं क्या करता हूँ, सही है, ये बन गया. सही है. अब इसमें मैं मार्जिनल कॉस्ट बनाता हूँ. दिस इज मार्जिनल कॉस्ट. सही है. ये इसकी बेसिक डायग्राम है. तो सॉरी, लेबलिंग की, ये AC है. अब कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, ओलिगोपोली हो, जो उसकी डिटरमाइनिंग क्वांटिटी जो होती है ना, वो MR इक्वल्स MC पे होती है. तो MR इक्वल्स MC यहाँ पे हो रहा है. तो दिस इज Q star या QM, whatever symbol you want to give this, you can give. अब इस क्वांटिटी के अगेंस्ट मुझे देखना है कि मैं क्या प्राइस चार्ज कर रहा हूँ. दिस इज माई कॉस्ट. अगर क्वांटिटी से अगर आप वर्टिकली ग्रो करो और AC तक आओ, तो वो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बताती है. और वही अगर एवरेज रेवेन्यू पे कर्व पे जाओ,
तो आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट बताती है। तो दिस इज द प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्राइस, तो दिस इज पी स्टार। सही। मोनोपोली क्या कर रहा है कि ये प्राइस चार्ज कर रहा है और ये क्वांटिटी चार्ज कर रहा है। सही। तो यहाँ पे नाइदर ए सी इक्वल्स एम सी है, ना ही ए आर इक्वल्स एम सी है। एज वी कैन सी एम सी इक्वल्स ए आर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये दोनों एफिशिएंसी इसमें नहीं है। तो इकोनॉमिक थ्योरी ये इसको सपोर्ट ही नहीं करती, जो अभी हमने केस स्टडी में उसने जो हमें रेफरेंस दिया। तो मोनोपलीज और इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट थ्योरी में हमने ये पढ़ा है। तो डायग्राम हमें ये बताती है, इसको मैं थोड़ा डिफाइन भी कर दूँ। मोनोपोली charges higher prices and sells less output than market। अब भाई मार्केट लिख दिया मैंने, मार्केट का हम कैसे बताएंगे? मार्केट का सिंपल है, डिमांड इक्वल सप्लाई, ए आर इक्वल्स एम सी। ए आर इक्वल्स एम सी क्या हो रहा है? ये प्राइस ऑफ मार्केट और क्वांटिटी ऑफ मार्केट, यानी मार्केट से कम बेच रहा है और ज़्यादा प्राइस लगा रहा है। तो एटलीस्ट एलोकेटिव तो है ही नहीं। एटलीस्ट एलोकेटिव तो होना चाहिए कि कंज्यूमर की प्रीफरेंस तो मैच करे, वो दोनों ही नहीं कर रहा। हेंस एक मार्क इस एवेल्यूटिव कमेंट का है, हेंस इकोनॉमिक थ्योरी डज नॉट सपोर्ट the idea that monopolies are efficient। क्योंकि हमने पहले समझा दिया एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती है। सही है। तो दैट्स एंड ऑफ आवर केस स्टडी। सही है।